हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जो हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही थी उसके तहत हम फरवरी माह कर चुके थे, मार्च का पहला वीडियो कर चुके थे और उसी क्रम में ही हमारा मार्च का दूसरा वीडियो है। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल रहा होगा लिंक में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो हमारे टेलीग्राम का लिंक है। उसे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो जितने भी जीके की वीडियोज़ है सारे के आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। आइए बिना टाइम गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला डार्क स्काई नेशन कौन सा है? नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यू या सूरीनाम? तो जो आपका पहला डार्क स्काई नेशन है ये है आपका न्यू। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि डार्क स्काई नेशन पहला न्यू बना है, लेकिन डार्क स्काई नेशंस होते क्या है आइए जानते हैं। सारे तथ्य समाहित हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका आंसर हो गया। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस ऐसे स्थान होते हैं जहां रात के समय वातावरण में जहां या जो, ये लिख लेंगे आप, जो रात के समय में वातावरण में अंधेरा रखते हैं। मतलब कि रात के समय में चंदे की चांदनी कुछ नहीं, अंधेरा रहता वहाँ पे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डार्क स्काई प्लेस कहते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में 130 से अधिक डार्क साइट हैं, लेकिन यह सम्मान कभी किसी पूरे देश को नहीं दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में 130 से अधिक है, लेकिन पूरे देश को किसी को नहीं दिया गया था अभी तक। न्यू अब डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता प्राप्त कर इस प्रकार का दुनिया का पहला देश बन गया है। सिंपल। ठीक है, कौन सा देश? इस देश का नाम है न्यू। न्यू देश आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी केवल 16,000 लोगों की आबादी है। ठीक है, अब न्यू की बात आई तो जान लेते हैं। न्यू की राजधानी है अलोफी और यहाँ की मुद्रा आपकी न्यूजीलैंड डॉलर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है नहीं, इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर है 2, किस राज्य ने मार्च 2020 में कौशल शतरंज योजना, युवा हब योजना और अप्रेंटिस योजना शुरू की है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये राज्य अपना ही राज्य है, उत्तर प्रदेश ने ये योजनाएं शुरू की हैं। आइए जानते हैं कि ये योजनाएं हैं क्या क्या। सबसे पहले बात करते हैं कौशल शतरंज योजना। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने राज्यों के युवाओं को विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करने और 2 लाख युवाओं को रोजगार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और अन्य प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ समझौता किया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं युवा हब योजना। इसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान करके हजारों कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना की भागीदारी भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से है। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा फिर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को 2500 रुपये का वजीफा प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। तो ये 3 योजना है जो उत्तर प्रदेश राज्य ने आरंभ की है। इनके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। फिर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की क्या ग्रेड है? किसमें? ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020, ए, बी, सी या डी? तो इसमें जो भारत को ग्रेड प्राप्त हुई है वो है सी ग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। देखेंगे, यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी जिसका नाम है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत को यह स्थान स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ दिया गया है। मतलब कि सी ग्रेड में भारत को स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। जब सी की बात है तो किसी को ए में भी रखा गया होगा, वो भी जानना जरूरी है। देखते हैं, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया को अधिकतम स्कोर यानी ए पर शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अब बात है तो इसकी जान लेते हैं। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे? वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन का लंदन में।
ये सारे मुख्य तत्व हैं, यही हमने जान लिए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। सही है, दे दिया है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो उन्होंने हमसे पूछ लिया कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है। ठीक है, ये लाइट में हुआ है तो कुछ भी इससे संबंधित पूछ सकते हैं ना। तो अजय बंगा, जेफ बेजोस, सत्या नडेला या वॉरेन बफेट। तो वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं इनका नाम है सत्या नडेला। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन है ये है सत्या नडेला। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट की बात की है तो आइए जान लेते हैं थोड़ा क्या जानना है। तो कोई माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? ये पुस्तक है जिसका नाम है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। तो इसके लेखक बताने हमें सदगुरु पाटिल, मायाभूषण नागवेकर, अर्नब भूषण या ए और बी दोनों। तो जो इसके लेखक हैं वो सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर, ये दोनों हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नहीं जानते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रेमंड हाउस इंडिया द्वारा किया गया है। सिंपल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत निर्वाचन आयोग ने कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाया है? शैलेंद्र कुमार, हृदय कुमार, आदेश कुमार या रमेश कुमार। तो ये बनाया है आपका हृदय कुमार को। ठीक है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने हृदय कुमार को कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया है, जानना जरूरी है। ठीक है, नहीं निर्वाचन आयोग की बात है जान लेते हैं। देखो पहले तो इनके बारे में जानेंगे। ये हमारा क्या दिया हुआ है, किधर गए भी आप? इन्होंने शैलेंद्र कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जब बात है तो जान लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है हमारे सुनील अरोड़ा, और ये 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन बोल रहा है, ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF ओमान ओपन टेबल टेनिस 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अचंता शरत कमल, मार्कोस फ्रिटोस, दाना जेटोपकोवा या रंजन मेहता। तो ये जो खिताब जीता है अचंता शरत कमल ने। ठीक है भाई, पुरुष का जीता अचंता शरत कमल ने। ये भारतीय हैं, इनके बारे में इतने जानना जरूरी है। देखते हैं, देखो ITTF की बात है तो मैंने लिख दिया। ITTF का मतलब होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? लूसान में। लूसान कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फिर आगे मैंने लिखा अचंता भारतीय हैं, इसलिए जानना जरूरी। ठीक है, इन्होंने मस्कट में खेले गए, मस्कट यहाँ की राजधानी है ओमान की, मस्कट में खेले गए फाइनल में पुर्तगाल के मार्कोस फ्रिटोस को 4-2 से हराया। अचंता शरत कमल ने 10 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता। इन्होंने पिछला टूर्नामेंट 2010 में जीता था, तब इजिप्ट ओपन का खिताब अपने नाम किया था इन्होंने। ओमान की बात है जान लेते हैं, ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा है ओमानी रियाल। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जान लिया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 8। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू कब लगाने की अपील की थी? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 25 मार्च 2020। तो जो जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी वो की थी 22 मार्च 2020 को। ठीक है, नहीं ये हमारे मार्च के ही करंट अफेयर चल रहे हैं, मार्च का ही पार्ट है, तो उसी के अंतर्गत ये हमारा क्वेश्चन आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कोविड-19 के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में
इकोनॉमिक्स रेस्पॉन्स टास्क फोर्स का गठन किया था। ठीक है, यह किया है भी, अभी तो कोरोना चल ही रहा है, कहीं गया नहीं है, यहीं है अभी तो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तो हमें बताना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये किया गया था आपका वित्त मंत्री के नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया है। आइए और जान लेते हैं इसका कार्य क्या था। टास्क फोर्स का कार्य यह निश्चित करना है कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं उन पर प्रभावी रूप से अमल होना चाहिए। सिंपल। ठीक है, नहीं। क्वेश्चन हमारा 10th है। अब नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा नामित किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने 19 मार्च 2020 को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली है। ऑप्शन है हमारे दीपक मिश्रा, टी.एस. ठाकुर, एच.एल. दत्तू या रंजन गोगोई। तो जो हाल ही में राज्यसभा के सदस्य नामित किए गए हैं उनका नाम है रंजन गोगोई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। जान लेते हैं। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुना गया है। ये 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। वही रहे थे, जब ये थे तो ये भी तो जानना जरूरी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। पुस्तक माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, क्या नाम है? माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? हामिद अंसारी, भालचंद्र मुंगेकर, डी राजा या सीताराम। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है भालचंद्र मुंगेकर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया है। इस पुस्तक को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लॉन्च किया। भालचंद्र मुंगेकर भारतीय अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने शामिल करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, इनके नोट्स मेंटेन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी ने अपनी भारतीय इकाई सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया है? अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, अंशुला कांत या शिखा शर्मा। तो इसने जो अपना चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया है वो किया अरुंधति भट्टाचार्य को। किसने? अमेरिका क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, उसकी एक भारतीय इकाई है जिसका नाम है सेल्सफोर्स इंडिया, उसने। ठीक है, नहीं। अरुंधति भट्टाचार्य को तो आप जानते भी होंगे, कुछ याद तो आ ही रहा होगा और ना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया है। अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरमैन है। सिंपल। ठीक है, नहीं। सेल्सफोर्स इंडिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की दुनिया भर की टॉप की कंपनी में शामिल है। ठीक है, नहीं। कस्टमर रिलेशनशिप मीन्स कस्टमर के बीच में रिलेशन स्थापित करने वाली जो कंपनियां होती हैं, इस टाइप की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? किसका? गूगल क्लाउड इंडिया का। करण बाजवा, राजेश रस्तोगी, अमर त्यागी या सुंदर दास। तो ये बनाया गया आपको करण बाजवा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर हो गया है। इससे पहले करण बाजवा IBM के भारत और दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र सरकार ने दक्षिणी राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ का गठन किस जगह किया है? कन्नूर, कोवलम, चेन्नई या मैसूर। तो ये जो गठन किया गया आपका ये चेन्नई में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हमें और क्या जान। यह पीठ दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखेगी, परंतु प्रमुख पीठ दिल्ली पीठ ही रहेगी। ठीक है, चेन्नई बेंच कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप
और पुडुचेरी के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी। ठीक है, और बाकी अपने इधर तो दिल्ली पीठ है ही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बजाज ऑटो ने किसे दोबारा कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? विक्रम बजाज, राहुल बजाज, राजीव बजाज या गीता बजाज? तो ये किया गया आपका राजीव बजाज को। ठीक है, राजीव बजाज किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। इनका पिछला कार्यकाल 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो गया था, इसलिए बजाज ऑटो के निर्देशक मंडल ने इन्हें 1 अप्रैल 2020 से अगले 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, अगले 5 साल तक इनके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इनके मीन्स इस कंपनी के एमडी और सीईओ का अलग नाम याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्या बोल रहा है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका पर किस राज्य के मंत्री को पद से हटा दिया? इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक या असम? तो ये हैं आपके मणिपुर के राज्य मंत्री हैं, इन्हें पद से हटा दिया गया है। भाई सही है, हटा दिया गया है। जानते हैं क्या कारण है? सब कुछ शामिल कर लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया है। फिर देखते हैं, इनका नाम टी श्याम कुमार है। हमसे नाम भी पूछ सकता, ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं राज्य ही पूछे। इनका नाम टी श्याम कुमार है और ये मणिपुर के वन मंत्री और भाजपा विधायक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मणिपुर विधानसभा में घुसने पर भी रोक लगा दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए इन्हें राज्य के मंत्रिमंडल पद से हटाया गया या हटा दिया। जब अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है तो आइए जान लेते हैं अनुच्छेद 142 क्या कहता है। अनुच्छेद 142 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी अन्य संस्था के जरिए कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कोई आदेश देने में देरी हो रही है तो कोर्ट खुद उस मामले में फैसला ले सकता है। ठीक है, सिंपली अगर कोर्ट को लगेगा कि भाई ये टाइम लगा रहे हैं इसमें इसको करने में, तो कोर्ट उसका डिसीजन स्वयं ले लेगा अनुच्छेद 142 के अनुसार। ठीक है, फिर देखेंगे जो टी श्याम कुमार है, इनके बारे में और थोड़ा जानेंगे। 2017 में राज्य विधानसभा चुनाव के बाद जो 9 विधायक कांग्रेस छोड़कर, यहाँ कांग्रेस आएगा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, उन्हीं में से एक हैं ये। कौन? टी श्याम कुमार। देखो मणिपुर में 2017 में चुनाव हुए थे, उन चुनावों में कांग्रेस की ज़्यादा सीट थी, भाजपा की कम सीट थी, लेकिन फिर भी सरकार किसकी बनी थी? भाजपा की बनी थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के 9 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा शामिल कर ली थी। तो वो जो 9 विधायक थे उन्हीं में से एक थे, उनका नाम था टी श्याम कुमार, और इन्हें गिफ्ट के रूप में वन मंत्री का पद मिला था। वही जोड़ तोड़ वाली कहानी। अपनी जोड़ तोड़ तो सब जगह चलेगी, लेकिन युवाओं का कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। सरकार को चुनाव कराने हो तो 1 महीने के अंदर चाहे उसे तख्ता पलट करना पड़ जाए, चुनाव करा के रहेगी। ठीक है, तो यही सब जोड़ तोड़ हो रही है, तो उसी की बात चल रही है। इनकी अयोग्यता के लिए कांग्रेस ने विधानसभा के अध्यक्ष से अपील की थी। देखो ये बात भी आप खुद देखेंगे, जब तक कांग्रेस में थे वो टी श्याम कुमार, जब तक कुछ नहीं, खुद की कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में चले गए, तो उनकी अयोग्यता के लिए विधानसभा के अध्यक्ष से अपील कर दी। समझते रहो खुद ही, कितनी गलत बात है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। निर्भया गैंगरेप के 4 दोषियों को किस जेल में 20 मार्च 2020 को फांसी की सज़ा दी गई थी? ऑर्थर रोड जेल, तिहाड़ जेल, रोहिणी जेल या बेउर जेल? तो इन्हें जो फांसी दी गई थी वो आपकी तिहाड़ जेल में दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया है। आइए और उनके बारे में क्या जानना। इन 4 दोषियों के नाम मुकेश, अक्षय, विनय और पवन थे। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में 6 दरिंदों ने निर्भया से दुष्कर्म किया था। ठीक है, एक दोषी जिसका नाम राम सिंह था ने खुदकुशी कर ली थी तथा दूसरा नाबालिग था, इसलिए 3 साल बाद छूट गया था और बाकी चारों को फांसी दे दी गई तिहाड़ जेल में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या थी? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडिया, हैप्पीनेस फॉर ऑल या हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। तो इसकी जो थीम थी ये थी आपकी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। किसकी? राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया है। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में किन 2 भारतीय अंपायरों को अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल करने का ऐलान किया? वृद्धा राठी और जननी नारायण, आरव सिंह और वृद्धा राठी, अजय विक्रम और जननी नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो इन 2 एम्पायरों के नाम है वृद्धा राठी और जननी नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो गया है। इसी के साथ देखते हैं इसके बारे में क्या जान। यह घोषणा 100% क्रिकेट नामक पहल के लॉन्च के बाद की गई थी। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल करने की जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी? एक पहल आरंभ की गई है, उसका नाम है 100% क्रिकेटर, 100% क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद उसका लॉन्च करने के बाद में यह घोषणा की गई थी। 100% क्रिकेट है, जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, 100% क्रिकेट एक 12 महीने का कैंपियन है जिसे आईसीसी महिला 2020 विश्व कप 2020 में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया। ये एक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है? 114वां, 124वां, 134वां, 144वां। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2020 की, इसके अनुसार भारत का 144वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया है। देखेंगे, भारत इस रिपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले 4 पायदान फिसलकर 144वें स्थान पर पहुंचा है। यानी पिछले साल जो भारत की रैंक थी कितनी थी? 140वीं थी, 4 का और नुकसान हो गया। ठीक है, टॉप 10 देशों में 9 यूरोपीय देश हैं। जो टॉप 10 देश हैं इस लिस्ट में, उसमें 9 देश तो यूरोपियंस हैं। मीन्स यूरोपियंस आर मोर हैप्पी देन एशियंस। एशिया का एक भी देश शीर्ष 20 में भी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, जबकि दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। सिंपल, पहला, दूसरा और तीसरा क्रम से फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड का। और भारत की रैंक इसमें 144वीं है। पिछले साल 140वीं थी, 4 का और नुकसान हो गया। टॉप 10 में जो 9 देश हैं वो कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। और टॉप 20 में कोई भी इसमें एशियन देश नहीं है। सारे फैक्ट्स, एक एक फैक्ट को नोट कर लेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसी दिन ये रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना रहेगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। पुस्तक इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के संपादक कौन है? पुस्तक का नाम है इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के संपादक कौन है? तरुण विजय, अखलाक मोहम्मद, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। तो जो इस पुस्तक के आपके संपादक हैं, इनका नाम है आपका, किधर गए भी, इनका नाम है आपका तरुण विजय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में और क्या जानना है? 1 हमारा सही आंसर हो गया। पुस्तक में कई राजनेताओं के संस्मरण व लेख हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, मोहन भगवत, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, हर्षवर्धन व अन्य। मनोहर पर्रिकर की बात है, जान लेते हैं। मनोहर पर्रिकर ने 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था और इससे पहले और इसके बाद में वे गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है। सिडबी, ठीक है, सिडबी ने उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हें जागरूक करने के लिए कौन सी ट्रेन लॉन्च की है? सिडबी, यानी कि सिडबी का मतलब है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें बताना कि इसने उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हें जागरूक करने के लिए कौन सी ट्रेन लॉन्च की है। तो इस उद्यमी एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, स्वावलंबन एक्सप्रेस या लोकतंत्र एक्सप्रेस। जो इसने ट्रेन आरंभ की है उसका नाम है आपका स्वावलंबन एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। देखेंगे इसके बारे में हमें और क्या जानना है इम्पोर्टेंट। यह ट्रेन 11 उद्यमी शहरों का दौरा करेगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जम्मू, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, वाराणसी आदि जैसे। ठीक है नहीं, यात्रा के दौरान ट्रेन में कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह ट्रेन 2024-25 तक $5 ट्रिलियन के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुरू की गई है, कि उसमें हेल्प मिले, जो हमारा $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना लघु एवं मध्य उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लिए 1990 में की गई थी। ठीक है, अब सिडबी की बात है, सिडबी का मुख्यालय जान लेते हैं कहाँ पे है, लखनऊ में। इम्पोर्टेंट है, मुख्य बैंक का जो हेड क्वार्टर वो लखनऊ में, नहीं मोस्टली कहाँ पे मुंबई वगैरह में होते हैं, तो इसलिए जानना थोड़ा ज़रूरी है। और अपने प्रदेश की बात आ रही है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य ने SC/ST वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटा दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये जो कदम उठाया, ये उठाया उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, आइए और क्या जानना है इसके बारे में। दरअसल फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार आरक्षण का प्रबंध करने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा मौलिक अधिकार नहीं है। सही बात है भाई, पदोन्नति में तो बकासी दो कम से कम। इसी के बाद उत्तराखंड ने ऐसा किया, तो इसी के बाद में उत्तराखंड ने इस बात का ध्यान में रखा। ठीक है भाई, पद की उन्नति जब भी तो सही रहती है जब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये कदम उठाया है। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं देने का उसने ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5 साल में कितनी रकम प्रोत्साहन के रूप में जारी करने का फैसला लिया है? 10,995 करोड़, 30,995 करोड़, 40,995 करोड़ या 60,995 करोड़। तो ये जो रकम है ये है आपकी 40,995 करोड़ रुपए। ठीक है, किसने दी जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में इस क्षेत्र को इतनी रकम दी जाएगी। ये भी सही है। सही क्यों है? क्योंकि मार्केट में पहुंच जाओ, चाइनीज़ फ़ोन, ये फ़ोन, वो फ़ोन, सभी का बोलबाला रहता है। तो उसको जब इंडिया में ही इन सब चीज़ों का निर्माण होगा तो क्या जरूरत है उन देशों को खरीदने का। ठीक है, नहीं देखते हैं। इससे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम को मात देने में मदद मिलेगी। इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? सिंड्रोम क्या है? इंडिया सिंड्रोम, भारत सिंड्रोम या वी डिसाइड। तो ये इसकी जो थीम थी अब की बार ये थी वी डिसाइड। वी डिसाइड मीन्स हमें ही तय करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या जानना है। सिंड्रोम डे होता क्या है? व्हाट इज सिंड्रोम? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो। क्या देखेंगे? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 से अतिरिक्त आनुवंशिकी सामग्री की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की बुद्धि कमज़ोर होती है, विकास देर से होता है और इसके साथ थायराइड या दिल का रोग भी हो सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार का रोग है। कैसा रोग है? आनुवंशिकी रोग नहीं कहते, विकार कह सकते हैं। विकार भी एक प्रकार रोग ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकार का आनुवंशिकी विकार है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, इराक के राष्ट्रपति ने किसे वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? अदनान अल जरीफ,
फारूक शेख, मोहम्मद अलवी या अब्दुल मेहंदी? तो इनका नाम है अदनान अल जरीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। जानते हैं अल जरीफ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री आदेल अब्दुल मेहंदी का स्थान लिया, जिन्होंने दिसंबर में सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनी के बाद पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, अब इराक की बात है तो जान लेते हैं। इराक के राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया तो उनका नाम भी तो पता होना चाहिए। उनका नाम है बरहम शाहिल। क्या नाम है इनका? बरहम शाहिल। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को खालिस्तान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार? तो ये जो बने हैं चौथी बार बने हैं। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है नहीं? इनके बारे में और हमें क्या जानना है देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रूस के बाद अब किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत या अमेरिका? तो किस देश ने किया? ये किया अमेरिका ने। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। जानते हैं इसके बारे में और क्या जानना है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज़्यादा है। और ध्वनि की कितनी गति होती है? उससे भी 5 गुना अधिक है। ठीक है, रूस ने दिसंबर 2019 में हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया था। इसका नाम अवनगार्ड था। अब अमेरिका ने कर लिया। ठीक है, चीन पहले ही DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल को प्रदर्शित कर चुका है। चीन भी पीछे नहीं, बना रहे हथियार, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये हाइपरसोनिक की बात है तो हमें पता तो होना चाहिए हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। देखो, एक तो होती है आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल और एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। इनमें अंतर क्या? देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रक्षेप पथ को ट्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब कि जिस पथ का ये अनुसरण की जाएगी करेगी, जिस पथ में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। किसके? हाइपरसोनिक मिसाइल की। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेप पथ को ट्रेस किया जा सकता है। सिंपल, ठीक है। ये इनका अंतर होता है किसमें? हाइपरसोनिक और आपका बैलिस्टिक मिसाइल में। जानना जरूरी था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। जानते हैं, देखो ये जानना जरूरी है, बताऊंगा मैं क्यों जरूरी है। 22 मार्च को बनाया जाता है और 2020 की जो इसकी थीम थी वो थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जल और जलवायु परिवर्तन। जल दोबारा आ गया, इसको काट देते हैं। इसकी 2020 की थीम क्या थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अगले दिन यानी 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च 1950 को गठित विश्व मौसम विज्ञान संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष का 23 मार्च को। देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोनों एक ही विषय पर मनाए गए थे। वो विषय क्या है हमारा? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इसी विषय पर दोनों बनाए गए थे, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मसीहा मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस के लेखक कौन है? ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस मीन्स उम्मीदों की बहुत लंबी पूंछ। मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, हमें बताना इसके लेखक कौन है। MR विश्वनाथ, तवलीन सिंह, आदित्यनाथ योगी या नरेंद्र मोदी?
तो जो इसके लेखक हैं उनका नाम है तवलीन सिंह। कौन सी पुस्तक है? मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया है। इस पुस्तक में मोदी को मसीहा बताया गया है। क्या बताया गया? मोदी को इस पुस्तक में मसीहा बताया गया। ठीक है, जो हमारे करंट अफेयर चल रहे हैं उसके अंतर्गत ये हमारा मार्च माह का दूसरा वीडियो हो गया। आज संडे है, ट्राई करूँगा तीसरा वीडियो भी आज ही आपके लिए अपलोड कर दूँ, और इसके अंतर्गत हमारे मार्च माह के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे। और बहुत ही जल्दी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।